बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, कल जो है ना बजट जो है वो पेश किया गया है, तो बहुत सारे जो लोग हैं उनको टैक्सेस भी लगे हैं और कुछ ऐसी तनख्वाह का जो सिस्टम है उनके ऊपर थोड़ा सा रिलीफ भी दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड। तो ये जो बजट है ना, इसमें जो नॉन फाइलर्स हैं उनके गिर्द ज़रा बहुत ज़्यादा घेरा तंग किया जा रहा है, ठीक है। और अच्छी बात है इसमें, क्योंकि मैं कहूँगी कि सबको फाइलर बनना चाहिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर 175 खरब का जो बजट है वो मैं बहुत बोलूँगी कि वो पेश किया गया है, जिसमें तनख्वाहों में 10% इजाफ़ा किया गया है और जो पेंशन जो होती है ना उसमें 7% तक का इजाफ़ा किया गया है। और इनके हिसाब से इनकम टैक्स जो है उसमें थोड़ी सी कमी की तजवीज़ की गई है जो तनख्वाहदार तबका है उन लोगों के लिए। तो जो बजट अब ये जो पेश हुआ, इसमें जो ऑपोजिशन वाले जो है उनका बड़ा शोर शराबा है। वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं उसका जो उनका बजट है, उनका जो कहना है कि ये एक इंतहाई तारीख़ी मौके के ऊपर जो है ना पेश किया जा रहा है बजट। तो आलमी बरादरी को अगर देखें तो उसमें बड़ी इम्पोर्टेंस जो है उसमें एक इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि रिसेंटली हमने इंडिया के ख़िलाफ़ जो है वो जंग भी जीती है। इसीलिए इसको अब देखते हैं कि ये बजट जो है आगे मुल्क की मईशत के साथ क्या करता है, किस तरीके से चलता है। खैर, टैक्स नेट में तो इजाफ़ा होना चाहिए। अच्छा, आज हम अपने पहले टॉपिक की तरफ भी आते हैं। हम लाहौर में गोश्त खाते हैं नॉर्मली, मटन हो गया या बीफ हो गया, ओके, जो हम वैसे तो डेली बेसिस पे खाते हैं। अब वो जानवर कहीं ना कहीं से ज़िबा होकर आते हैं, ठीक है। अब जो कसाई हजरात हैं वो कहाँ पर जानवर को ज़िबा करते हैं, कैसे जानवर को ज़िबा करते हैं, जानवर सेहतमंद है, जानवर बीमार है, या फिर वो बिल्कुल ही मरियल सा वारिक सा जानवर है, हमें क्या पता। तो इसका जो गोश्त है जो हम ख़रीद रहे हैं उसको किस तरीके से चेक किया जाए, हमें तो नहीं पता। अब लाहौर शहर के अंदर स्लॉटर हाउसेस जो है ना उनकी तादाद भी बहुत कम है। हमने जो पता करवाया उसकी जो हमारी रिसर्च है वो स्लॉटर हाउसेस जो है ना हमारे, वो सिर्फ 20% तक हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो जो क्या कहते हैं गोश्त का जो लोड है वो उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो बाकी जितने भी जानवर हैं वो कसाई हजरात को अपने गाँव से ज़िबा करके ले आता है, ठीक है। कोई अपने किसी की कोई दुकान है कहीं तो उधर उन्होंने ज़िबा कर लिया। तो हमें कुछ भी नहीं पता कि वो जानवर कैसा है, वो बकरा है या बकरा भी नहीं है। इस मामले में पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो क्या क्या इकदाम कर रही है, इस पे बात करने के लिए डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हमने बुलाए हैं मोहम्मद आसिम जावेद साहब। पहले भी हमारे प्रोग्राम में मधु हो चुके हैं, आज हमने दोबारा इनको इसी सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया है। सो देखते हैं, सुनते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हमें पता चले कि हम गोश्त खा रहे हैं या गधा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसी तबीयत है जी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर प्लीज़ बताइएगा कि हमें तो पहचान ही कोई नहीं है, हम तो सिर्फ गोश्त के पैसे दे रहे हैं, हम ख़रीद रहे हैं, हम जाके उसका आलू गोश्त से कौरमा बना लेते हैं, हमें क्या पता कि हम गोश्त खा रहे हैं या फिर ये गधा है। मैडम, मैं तकरीबन पिछले 1.5 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमने मीट के हवाले से पूरे पंजाब में हमने जो है वो इंस्पेक्शंस, आप ये समझ लें कि 2023 की निस्बत हम 2 टाइम्स हमने ज़्यादा की। अगर 2023 में हम जो है 100 इंस्पेक्शंस कर रहे थे तो अब हम उनको जो है वो 300 कर रहे हैं। लेकिन हमने एक चीज़ तो श्योर है कि हम कोई गधे का गोश्त जो है ना हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन मीट के हवाले से इश्यूज़ मौजूद हैं, वो बाज़-औक़ात मुज़र सेहत जानवर का, बीमार जानवर का गोश्त होता है, और कई ऐसे भी लोग हैं जो कि मुर्दा जानवर का गोश्त भी जो है वो दे देते हैं। हम पंजाब फूड अथॉरिटी जो है इस मकसद के लिए लेट नाइट ऑपरेशंस, अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशंस हम करते हैं, और मैं ख़ुद भी कई ऑपरेशंस में जो मीट के सेफ्टी के हवाले से थे उनमें शरीक हुआ। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले 5 माह जो इस कैलेंडर ईयर के गुज़रे हैं, इसमें पंजाब फूड अथॉरिटी ने तकरीबन 95 लाख किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त को पूरे पंजाब में चेक किया,
और ताकि इस बात को अच्छा, ये यकीनी जो बनाया चेक जाए। करते हैं आप लोग, ये शहर के दाखिली रास्तों पे चेक किया जाता है, कहाँ पर चेक किया जाता है, किस तरीके से होता है ये चेक? देखिए, आपको पता है गोश्त के हवाले से एक तो चिकन बर्ड है जो कि लाइव बर्ड आ रहे होते हैं, उनको भी हम चेक करते हैं, उनकी सेहत को चेक करते हैं, और उसमें से ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जिन बर्ड्स की डेथ हो चुकी होती है उनको हम जो है वो मीट की चेन में नहीं आने देते, उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके अलावा जो बीफ या मटन होता है वो भी ज़ाहिर ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसकी हम जो है वो सेहत को चेक करते हैं कि उस पे कोई बीमारी के असरात तो नहीं हैं कहीं पे वो गोश्त जो है, क्योंकि हमारे पास वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, वेटनरी स्पेशलिस्ट होते हैं जिनकी डिग्री ही जो है वो इसी पर्पज़ के लिए होती है। वो जानवर के जो एक फ़िज़िकल फ़ीचर हैं उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं थी, कहीं पे ये मुर्दा जानवर का गोश्त तो नहीं था, तो उन बेसिस के ऊपर हम जो है वो एक्शन लेते हैं। मैं ये बताना ज़रूर समझता नहीं, हूँ। मगर ये कहाँ पर, ये जो आप चेकिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग भी जो शहर में एंटर होते हैं या एग्ज़िट होते हैं सुबह सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे, हमें कभी कोई नज़र नहीं आए। क्या कोई स्पेशल वर्दियों में होते हैं, कोई आम कपड़ों में लोग होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं? हमें थोड़ी सी उनकी पहचान बता दें। ओके मैडम, इसकी ना 3 तरह से इंस्पेक्शन होती है। एक तो वो है कि जो विजिलेंस बेस्ड जो है इंस्पेक्शन या रेड होते हैं, उसमें बाज़ औक़ात हम पुलिस को भी साथ लेके चलते हैं कि हमें खदशा होता है कि वहाँ पे मुज़ाहमत ना हो, और इस तरह के ऑपरेशन जो है लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जो है वो किए जाते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि शहर के जो दाखिली रास्ते हैं उस पे दूध और गोश्त के हमने जो है ना वो नाका लगाया होता है। जो टीम दूध चेक कर रही होती है उसके साथ ही जो है दूसरी टीम भी मौजूद होती है जो आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनको चेक कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जितनी भी मीट की मार्केट्स हैं, जैसे टोलिंटन मार्केट है अपना चिकन के हवाले से, इसी तरीके से जो मुगलपुरा की मार्केट है, समनाबाद की मार्केट है जो कि मटन या बीफ जो जहाँ पे जो है ना वो किया जाता है, हम उनको देख रहे होते हैं। लाहौर में थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से भी है कि लाहौर में पामको की 2 स्लॉटर हाउसेज़ हैं। एक ठोकर के पास स्लॉटर हाउस है कि जो कि काफ़ी बड़ा है, और लाहौर की तकरीबन 60% जो स्लॉटरिंग है वहीं पे होती है। एक रायवंड में स्लॉटर हाउस है, वो भी पामको के अंडर ही आता है। उसमें वो एक स्मॉलर स्लॉटर हाउस है जहाँ पे कुछ स्लॉटरिंग होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसके अलावा भी लोग जो है अपने शॉप्स के ऊपर जानवर को ज़िबा कर लेते हैं, उनकी हेल्थ का कोई भी चेक करने का निज़ाम नहीं होता। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी एक जो है सीएम साहबा की हिदायत के मुताबिक एक रीमॉडलिंग ऑफ स्लॉटर हाउसेस एक स्कीम जो है वो लेके आ रहे हैं, और जिसमें हम इस बात को इंश्योर करेंगे पूरे पंजाब के अंदर कि कोई भी जानवर जिसने स्लॉटर होना है उसका एक प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड रखा जाए, उसका पहले एंटीमॉर्टम किया जाए जो कि वेटनरी डॉक्टर करेगा। जब उसका एंटीमॉर्टम हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि ये जानवर जो है ये ज़िबा होने के काबिल है या नहीं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक दरकार है, उसके बाद दोबारा आते हैं। फिर बहुत से और भी सवाल हैं जो हमने करने हैं ताकि आवाम और हम एक पेज पे आके ज़रा हम समझ सकें कि भाई हम जो चीज़ खा रहे हैं वो सही है, सही जानवर की है, लथार्जिक है कैसे, और हमें कितने और ऐसे स्लॉटर हाउसेस चाहिए जहाँ पर ये काम हो सके, क्योंकि 20% स्लॉटर हाउसेस से तो हमारा काम नहीं होने वाला क्योंकि आबादी बहुत है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, हम स्लॉटर हाउसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो स्लॉटर हाउसेस हैं यहाँ पर कोई मैनुअल लेबर है जो काम कर रही है, या फिर कोई ऐसी मशीन लगी हुई है जो बस कटाकट ज़िबा जो है वो करना शुरू हो जाते हैं? देखिए, जो स्लॉटर हाउसेस लाहौर में अवेलेबल हैं, जो जिनको पामको गवर्नमेंट की एक कंपनी है जो रन करती है, वो तो इंटरनेशनल बेस्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है कि वहाँ पे जो है ना वो शरीयत के मुताबिक जैसे उसको मतलब कट किया जाता है तकबीर करके उससे पहले उन जानवरों का एंटीमॉर्टम किया जाता है कि वो स्लॉटरिंग के लिए फ़िट भी हैं या नहीं, ह्यूमन हेल्थ के लिए उनकी कोई मुज़र सेहत असरात तो नहीं हैं। उसके बाद जब वो जानवर जो है वो स्लॉटर होता है तो उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, उनके जितने भी अज्जा हैं उनको अलहदा किया जाता है, और उसके बाद अगर तो उन्हें एक्सपोर्ट होना होता है तो उस मुल्क को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि ये एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। लेकिन जिन्होंने डोमेस्टिकली फ़रोख्त होना होता है उनको जो है वो किसाब
अपने अपनी शॉप्स के ऊपर ले जाते हैं और अपने जो कस्टमर हैं उनकी डिमांड के मुताबिक उनको उनका गोश्त बना देते हैं। तो लाहौर में हमारा ये ख्याल है कि तकरीबन 50 से 60% जो स्लॉटरिंग है वो पामको का जो स्लॉटर हाउस है वहीं पे हो रही होती है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का एक स्लॉटर हाउस है जो कि बकर मंडी में है, वहाँ पे कुछ स्लॉटरिंग होती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ लोग जो कसाब हैं वो अपनी शॉप के ऊपर जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा, सपोज़ जैसे अगर किसी ने गोश्त ख़रीदने जाना है तो किस तरीके से पता लगेगा कि ये गोश्त अच्छा है या ये गोश्त बुरा है, किसी बीमार जानवर का तो नहीं? या फिर पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो किस तरीके से पता लगाती है कि ये जो गोश्त है ये सही जा रहा है शहर के अंदर, ये बुरा गोश्त शहर के अंदर जा रहा है? देखिए, हमारे जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, वेटनरी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो तो ज़ाहिर है कि उनको जानवर की उससे गोश्त को देख के पता चल जाता है कि इस जानवर में क्या इशू है। आवाम के लिए जो है मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप चिकन लेने जाते हैं तो चिकन का जो कलर है वो होना, एक तो पहली बात है कि सबसे अच्छा है कि चिकन अपने सामने करवाएं और हम इसी को एडवाइज़ करते हैं। उसका जो गोश्त का कलर होना चाहिए और उसका वज़न जो है 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। और आप ये भी देख सकते हैं कि उस जानवर के यानी कि उस चिकन बर्ड के आँख से कहीं पानी तो जो है ना वो तो नहीं टपक रहा, कहीं पे उसके जिस्म पे कोई निशान, बीमारी वगैरह के निशान तो नहीं हैं। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। उसके बाद जब उसका वज़न 1.5 केजी से ज़्यादा है, अपने सामने उसको स्लॉटर करवाएं। उसका जो गोश्त का रंग होगा वो लाइट पिंक होगा, थोड़ा सा येलो और लाइट पिंक उसका रंग होगा। अगर चिकन का रंग जो है वो रेडिश है, रेड है या रेडिश ग्रीनिश रेड है, तो आप समझें कि ये जो है वो चिकन ठीक नहीं है। ये चीज़ें तो आप चिकन के हवाले से देख सकते हैं। जो मटन या बीफ है इसको हम रेड मीट कहते हैं, तो इसका कलर जो है वो रेड होना चाहिए। अगर ये ग्रीनिश रेड है या ब्लैकिश रेड है तो आप ये समझ सकते हैं, आप उसकी स्मेल का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी स्मेल जो है वो बड़ी एक जैसे गोश्त की स्मेल होती है। अगर वो ज़्यादा अरसे से पड़ा हुआ है तो उसके अंदर से आपको स्मेल, बैड स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मोस्टली ये होता है, बल्कि होता ही है, हम जो चिकन लेकर आते हैं घर में पकाने के लिए, वो जैसे उनकी जो हड्डियाँ या जो गोश्त के कॉर्नर्स होते हैं ना, उसके साथ उसका थोड़ा सा एक रेड भी, जैसे जो ब्लड होता है ना उस टाइप का पीस, क्लॉट जो है ना वो फंसा हुआ होता है। काफ़ी ज़्यादा धोने के बावजूद भी वो वहीं रहता है। ठीक है, जब हम हांडी में पका रहे होते हैं तब भी होता है, बल्कि हल्का कहीं कभी ऊपर हल्की आंच पे थोड़ा सा खून भी छोड़ देता है। अब ये गोश्त खाने के काबिल है या फारिग करने के काबिल है? हमें देखिए, कैसे मैं इसमें ये कहता हूँ कि आप अपने सामने गोश्त करवाएं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जानवर को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसको कोई ज़ख़म जो है वो लग जाता है, अदरवाइज़ वो हेल्दी जानवर होता है। तो लेकिन इसका इस तरह के निशान का होना दो वजह से हो सकता है। एक तो कि उसको बीमारी भी हो सकती है और दूसरा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसको कोई निशान वगैरह पड़ जाए। तो इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो बेहतर है वो ये है कि आप अपने सामने गोश्त करवाएं। जब आप अपने सामने गोश्त करवाएंगे तो आपको पता होगा कि ये जानवर जो मैंने, यानी जो बर्ड मैंने लिया था, चिकन बर्ड, वो ठीक था। और रेड मीट के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया कि उसको रेड होना चाहिए, उसको ब्लैकिश रेड या ग्रीनिश रेड जो है वो नहीं होना चाहिए। हम जब चिकन लेते हैं घर पे आते के साथ ही जब धो रहे होते हैं तो क्या उस वक्त भी पता चल जाता है? देखें, अगर तो उसके जो है ना जिस्म के ऊपर निशानात वगैरह नहीं होने चाहिए। एक तो निशान ये होता है कि बाज़ का ट्रांसपोर्टेशन के दौरान निशान पड़ जाता है, एक होता है बीमारी का निशान। बीमारी का निशान जो है वो ज़रा गहरा होता है। बीमारी का निशान जो है वो ज़रा गहरा होता है। अगर आप नाइफ़ से या छुरी से उसको जब थोड़ा सा कट करते हैं, अगर वो डीप है तो आप समझें ये किसी बीमारी का निशान हो सकता है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल जो है वो रख सकते हैं अपने जो है ना जब गोश्त ले के आते हैं। और मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है सीनियर मिनिस्टर साहबा की हदायत के मुताबिक टोलिंटन मार्केट, जो कि एक बड़ी मशहूर मार्केट है, उसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केट जो है वो बनाया जा रहा है और उसको एक मॉडल मार्केट बना रहे हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त मार्केट बनाई है और उसको जो है भी मैंने देखी है। इसी मॉडल को हम पूरे पंजाब में इंशाल्लाह रेप्लिकेट करेंगे। अब उसमें दो चीज़ें अहम हैं। एक तो ये है कि जानवरों की जो बाक़ियात होती हैं उनको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। दूसरा ये है कि जब किसी भी जानवर की यानी कि किसी भी बर्ड की स्लॉटरिंग की जाती है, चिकन बर्ड की, तो उसके उसको किस तरीके से एक
एक हाइजेनिकली या फूड सेफ्टी एस्पेक्ट से किस तरीके से उसको रखना है, इन दोनों चीज़ों का वहाँ पे जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। और तीसरा ये है कि मार्केट की ओवरऑल जो सफाई है उसको किस तरीके से मेंटेन जो है वो मुझे करना एक है। और सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपको पता है जैसे मुल्तान से कराची वाले, इस्लामाबाद वाले, बाकी दूसरे शहर वाले, वो ना हम लाहौरियों पे बहुत ज़्यादा हंसते हैं, हमें बड़ा छेड़ते हैं, तंग करते हैं। हमें ये कहा जाता है कि हम तो गोश्त नहीं खाते, हम तो गधे खाते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपने तो कोई गधा वाला गोश्त पकड़ा ही कोई नहीं है। तो जब आपने कोई गधे वाला गोश्त ही नहीं पकड़ा तो फिर हम बदनाम क्यों हैं? हम भी तो सारे हंसते हैं, हमें तो यही कहा है, हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि गधे खाते हो तुम लोग, मैडम सारे लाहौरी गधे खाते हैं। ये बिल्कुल गलतुल आम जो है वो बात है। हमने 1.5 साल से हमने कहीं पे 1.5 साल हम मीट की, आप ये कह लें कि सर बड़ी पकड़ा एक्सटेंसिव। तो गया था, एक वक्त एक टाइम आया था, पकड़ा गया था ना। नहीं मैडम, हमारे टाइम पे कोई भी गधा ऐसा नहीं पकड़ा गया था, गधे का गोश्त पकड़ा गया था। मैडम मैं अर्ज़ करता हूँ कि हम मीट की बड़ी एक्सटेंसिव इंस्पेक्शंस करते हैं कि ये हमारा एक फोकस्ड एरिया है। सर आप कह रहे हैं आज तक गधे का गोश्त नहीं पकड़ा गया लाहौर में? कम से कम पिछले 1.5 साल में सर नहीं पकड़ा आपके गया। दौर से पहले तो एक बार पकड़ा गया था, गारंटीड कह सकती हूँ मैं आपको, प्रूफ के साथ। मैडम आपको भी पता होगा, आपसे पहले वाले लोगों के बारे में आपको मैडम, भी तो पता मेरा होगा। ऐसे ये थोड़ी ख्याल ना है हम कि बदनाम हुए। देखिए नाम तो तभी होगा जब बदनाम होंगे, मगर पकड़ा तो गया था। ये गलतुल आम है। और देखें, एक चीज़ ये है कि हमने बहुत एक्सटेंसिव इंस्पेक्शंस की। ऐसा ज़रूर होता है कि वो गोश्त जो है वो पड़े पड़े थोड़ा सा एक्सपायर हो चुका हो, या फुली एक्सपायर हो चुका हो, या वो गोश्त जो है किसी बीमार या लागर जानवर का हो, लेकिन हमने गधे का गोश्त आज तक नहीं देखा। ये हमारे ऊपर एक जो है ना ऐसे ही इल्ज़ाम लगा हुआ है। लोग कहते हैं कि गधे को लाहौरी मटन कहते हैं, और कराची वाले, हैदराबाद वाले, या सिंध वाले, या पेशावर वाले वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। हमने ऐसा नहीं देखा। और अगर किसी ने देखा है तो 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर हमें ज़रूर इत्तला करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये फूड सेफ्टी जो है ना, पंजाब फूड अथॉरिटी का तो अपना वो एक बीइंग रेगुलेटेड डोमेन है ही, ये सबका ही एक तरह से फ़र्ज़ है कि उसके ऊपर अखलाकी फ़र्ज़ है कि अगर ऐसी कोई चीज़ देखें कहीं पे भी, गोश्त के हवाले से, दूध के हवाले से, स्पाइसेस के हवाले से, किसी बेवरेजेस के हवाले से, फ्रूट जूसेस के हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं कि वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है, तो हमें उसके ऊपर 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर इत्तला करें। बहुत से लोग मेरे पर्सनल नंबर पे भी जो है ना वो इत्तला करते हैं, और हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। आई होप कि हमारा पाकिस्तान जितने भी लोग हैं जो भी गोश्त खाएं वो खालिस खाएं, सही बकरे का खाएं, कोई बीमार का ना खाएं, और हमें पता हो कि हम किस जानवर का गोश्त खा रहे हैं। क्या जो गोश्त हमने ख़रीदा है वो सही हलाल करके सही जानवर का है जो खाने वाला है, जो हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जानवर खा सकते हैं, या फिर वो जानवर है जिसके बारे में हमें ये कहा है कि, बात तो समझ गए होंगे आप। चले जी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है ना उन लोगों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों को डायबिटीज़ हो चुकी है। अब डायबिटीज़ को जो ट्रैक करना है ना वही मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर जो है ना वो शुगर की स्पाइक नहीं आनी चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ें हम खा रहे होते हैं, उसके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना, उसका एक हर चीज़ का होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। अब वो जो हमने देखना होता है कि किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसी का बहुत कम है। तो इसका जो मतलब है वो ये होता है कि अगर किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा है उस चीज़ में, तो उसका मतलब वो आपके बहुत तेज़ी से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है और ज़्यादा आपके जो है ना शुगर को स्पाइक देगा। और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो बहुत स्लो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगी और बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्पाइक जो है ना आपकी बॉडी के अंदर जाकर नहीं देगी। अब जिस तरह से मोस्टली लोग जो हमारे वहाँ ब्लड या शुगर टेस्ट करते हैं, उन्होंने एक छोटी सी डिवाइसेस रखी हुई होती है घर के अंदर, ठीक है। अब वो सुबह के टाइम पे चेक कर लेते हैं बगैर कुछ खाए, और रात को सोने से पहले भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या वो जो डिवाइसेस जो हैं वो एक्यूरेट होती हैं या नहीं होती, या हमें HbA1c जो है उसकी तरफ ही उसका टेस्ट करके उसको ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये वाली जो ट्रैक रिकॉर्ड करने वाली बातें हैं ना,
कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें बेहतर हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं, किन पे हम रिलाई कर सकते हैं, नहीं। इस पे आज हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर खान साहब हैं जो हमें आज बताएंगे कि हम अपना ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है कैसे रख सकते हैं शुगर का। ठीक है, ये सिर्फ शुगर के पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है, ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है सर आपकी? सर बताइए किस तरीके से आम आदमी जो है उसको पता चलेगा कि हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके से बेहतर तरीके से एक फ़ाइल बना के रख सकते हैं और हमें पता चले कि हमने पिछले हफ्ते ये सब कुछ किया था, हमारा ट्रैक बिल्कुल स्पाइक कर गया था शुगर का, और अभी जो है हम उसको अपने, क्योंकि हम यही बात सुनते आ रहे हैं ना कि उसको कंट्रोल रखना है, शुगर का कंट्रोल, तो ट्रैक रिकॉर्ड होगा तो हम कंट्रोल में रखेंगे ना। सर ओवर टू यू। अच्छा, इसमें आपने बहुत अहम मौजू आज सिलेक्ट किया है गुफ्तगू के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसे बाकी शुगर की वजूहत बताई जाती हैं या उसको डायग्नोज करने का तरीका बताया जाता है या उसकी ट्रीटमेंट बताई जाती है, लेकिन ये जो मौजू आपने सेलेक्ट किया ये मेरे ख्याल में बहुत अहम है। इसमें बेसिकली बुनियादी तौर पे इसे कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अच्छा, जो शुगर के पेशेंट होते हैं डायग्नोज केस डायबिटीज़ मेलाइटिस के, उसमें बेसिकली दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक तो शुगर के सेल्फ, जो कि शुगर चेक की जाती है, फास्टिंग शुगर होती है, नाश्ते के बाद दोपहर खाने से पहले जो दिन में 6 से 8 मरतबा की जाती है। लेकिन उसके साथ साथ चंद टेस्ट और बहुत अहम होते हैं जो कि साथ साथ इतने रेगुलरली नहीं लेकिन करने चाहिए। वो कौन से हैं? वो गुर्दों के टेस्ट हैं, वो जिगर के टेस्ट हैं, वो यूरिन का टेस्ट है, क्योंकि ये वो टेस्ट हैं जिसकी वजह से शुगर इन ऑर्गन्स को, इन अज़ा को इफेक्ट करती है, और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, डेंजरस इफेक्ट्स, वो बाद में पता चलते हैं जब टेस्ट नहीं कराते पेशेंट्स, और अचानक वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इसलिए बुनियादी तौर पर दो टेस्ट होते हैं। अब जहाँ तक शुगर का टेस्ट का ताल्लुक है, वो डिपेंड करता है कि आप शुगर के लिए क्या ले रहे हैं। डॉक्टर ने आपको गोलियाँ तजवीज़ की हैं, इंसुलिन दी है या गोलियाँ और इंसुलिन मिला के दी है, और फिर शुगर कंट्रोल कैसा है। तो ये जो बेसिकली गाइडलाइंस हमारे पास हैं कि किस तरह मॉनिटर करनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअलाइज्ड होती है, इनफरादी ट्रीटमेंट होती है। उसके अंदर इनफरादी तौर पे पेशेंट को कहा जाता है कि किस तरह अपनी शुगर चेक करे। तो उसमें नाश्ते से पहले हो गई, और मैं ज़ाती तौर पे और कई कंसल्टेंट्स भी 6 पॉइंट मेथड होता है शुगर चेक करने का। वो क्या होता है? वो ये होता है कि नाश्ते से 2 घंटे पहले और नाश्ते के 2 घंटे बाद, फिर दोपहर खाने से 2 घंटे पहले, फिर दोपहर खाने के 2 घंटे बाद, इस तरह रात के खाने से पहले और नाश्ते के बाद दोपहर में भी करनी है। जी बिल्कुल, उसको 6 पॉइंट मेथड कहते हैं। लेकिन एक दिन वंस अ डे एक दिन कराते पेशेंट को प्रेफरेबली तो एडमिट करके करते हैं, लेकिन अगर एडमिशन नहीं करना चाहता तो नो प्रॉब्लम, उसके फिर घर के लिए हम एडवाइस करते हैं और उसको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कराते हैं कि ये आपने इस टाइम पे आपने शुगर चेक करनी है। अच्छा। वो जब रिकॉर्ड लेके आते डॉक्टर के पास, उसके बाद उससे हमें पता चल जाता है कि शुगर जो है किस टाइम पे फ्लक्चुएट कर रही है, किस टाइम पे ज़्यादा है, किस टाइम पे कम हो रही है या नॉर्मल आ रही है। एक दिन के रिकॉर्ड से पता चल जाता है? एक दिन के रिकॉर्ड से उसका आइडियल बन जाता है कि किस टाइम पे शुगर कितनी जा रही है। अच्छा। और उसके बाद उसको हम सेल मॉनिटरिंग के लिए कहते हैं, और डिपेंड करते हैं शुगर अगर उसकी बॉर्डर लाइन का है या कंट्रोल है तो उसको डेली चेक करने की जरूरत नहीं है शुगर। अच्छा। अगर इंसुलिन लगा रहा है तो उसको फिर आइडली तो डेली चेक करनी चाहिए इंसुलिन के लिए। और इंसुलिन मुख्तलिफ किस्म की होती है, जो शॉर्ट एक्टिंग रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती है वो तो 6 घंटे में असर करके ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आप तो थोड़ा मीठा भी खा सकते हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने तो इंसुलिन ले ली है। गोली वाले पेशेंट को इतना अलाउ नहीं होता जितना आप लोग इंसुलिन वाले पेशेंट को कह देते हैं कि अच्छा ठीक है तो इंसुलिन ली थी ना, ठीक है इंसुलिन लगाइए फिर खाइए ना। तो कुछ डॉक्टर्स इस तरह की बात कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि इंसुलिन से ऐसा क्या होता है? क्या शुगर इतनी स्पाइक नहीं होगी? क्या मसला नहीं करेगा? शुगर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करेगी अपने हिसाब को? जी, उसमें बेसिकली ये शुगर की जो तकलीफ़ होती है ये बुनियादी तौर पर इंसुलिन की कमी से या उसके ख़त्म होने से होती है। तो इंसुलिन जो हमारे हार्मोन हमारी बॉडी में जो लुबुला प्रोड्यूस करते हैं, सेल्स होते हैं बीटा सेल्स, वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें उसकी कमी से या उसके खिलाफ मुदाफ़ियत, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, या उसके लेवल्स कम होने से होती है। तो उसमें इंसुलिन तो देनी पड़ती है। गोलियाँ भी चंद एक ऐसी हैं जो कि इंसुलिन रिलीज़ कराती हैं लुबुले से। तो मुख्तलिफ एक्शन होते हैं मेडिसिन के, और इंसुलिन की सेल्फ जो अब तो एनालॉग्स भी इंसुलिन के आ गए हैं जो इंसुलिन की तरह एक्ट करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि शुगर लेवल किस प्रोफाइल पे जा रहा है, उसके हिसाब से इंसुलिन देनी होती है। और हाँ, पेशेंट को हम कहते हैं अगर शुगर लेवल लो, उसकी अलामात बताते हैं कि दिल घबराता है, पसीना आता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, घबराहट होती है, कमज़ोरी महसूस करता है सडन, तो उसमें हम कहते हैं कि आइडली तो शुगर चेक कर ले, और ग्लूकोमीटर हम सबको कहते हैं कि अपने पास रखें, और उससे चेक करने से पता चल जाएगा कि शुगर कितनी कम हुई है। तो अगर बहुत ज़्यादा कम है तो कोई मीठी चीज़ फ़ौरन ले लें, जैसे कोई खजूर खा लें या स्वीट ले लें या चीनी ले लें। और प्रेफरली भी बेहतर तो होता है कि गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास रखें, और जब भी ऐसी अलामात हो तो गुड़ खा लें। गुड़ इज़ मच बेटर दैन जो वाइट शुगर होती है, वो शुगर लेवल बढ़ाता भी है और नुकसान भी नहीं देता। तो ये डिपेंड करता है शुगर लेवल कितना कम हुआ है। अच्छा, अब ये बहुत सारे खाने हमारे सामने होते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हम खुद भी रिसर्च कर लेते हैं। अब तो आपको पता है चैट जीपीटी का दौर है, तो हम वहाँ से निकाल लेते हैं चीज़ें, गूगल कर लेते हैं। बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है
आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि जो मैं खाने लगा हूँ या खाने लगी हूँ इसमें जो है मैं खाते ही मेरा जो है ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा? हमें कैसे पता होगा किस में ज़्यादा है किस में कम है? अच्छा, वो जो ये ज़्यादा कम वाली बात है, ये तो आजकल हर जगह, जैसे आपने फरमाया, नेट है, सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ एक्सेसिबल है। तो नेट पे जाके पता कर सकते हैं कि मिसाल तौर पे अगर एक आम लेना है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, और एक आलू बुखारा खाना है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। तो प्रेफरेबली जिसका बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना ज़रूरी है एक शुगर के पेशेंट के लिए? पहले वो चेक करे और उसके बाद खाए? इज़ दैट वेरी इंपॉर्टेंट? नहीं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसे नहीं पता चलता है कि चेक करें तो पता चलेगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि कुछ जो उसका बेसिकली मतलब ये है कि शुगर लेवल क्या चीज़ खाने से कितने लेवल तक बढ़ जाता है। यस, वो तो ब्लड शुगर लेवल से पता चलता ब्लड है। शुगर लेवल पे। लेकिन जरूरी नहीं कि उसके खाने से ही सिर्फ हुआ, कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज नॉट सो बट मच कुछ चीज़ें होती है ना जिससे ये भी पता चल जाता है कि इनको खाने से जो है ना ये खराबी होगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक है सर, मुझे इसको ब्रेक के बाद डिटेल में बता दें। इधर बड़ा बंदा फंसा हुआ रहता है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना इसने बड़ा दिमाग ख़राब किया हुआ है। अच्छा। ये नहीं पता चलने देता कि भाई किस चीज़ में बहुत ज़्यादा खाने से हमारी हालत ख़राब हो सकती है और कौन सही सी है। चीज़ बेहतर है हमारे लिए। ठीक है। ब्रेक के बाद अच्छा जी, वेलकम बैक। और हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर आमिर खान साहब मौजूद हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शुगर के पेशेंट्स के लिए कि उनको किस तरीके से पता चलेगा कि उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रखना है। कॉल्स कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी कोई शुगर स्पाइक करती है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड रखना नहीं आ रहा, आपको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या कोई ऐसी आपको शुगर से लेके कोई भी परेशानी है, तो आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर आमिर खान साहब मौजूद हैं, इज़ वेरी वेरी सीनियर पर्सन जो कि आपको गाइड भी कर सकते हैं और आपका इलाज भी आपको तजवीज़ कर सकते हैं। इज़ अ प्रोफेशनल डॉक्टर, प्रोफेसर। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बता रहे थे कि हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ खाने के बाद हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसको डिटेल में बता दें। अच्छा, इसमें गुजारिश है कि जो खाने वाले आइटम्स हैं, जैसे फ्रूट हो गया या वेजिटेबल्स हो गई या फैट वाले कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो हर एक का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जब जो चीज़ खाई जाए तो उससे शुगर लेवल किस हद तक बढ़ सकता है। तो ये तो ऑब्वियस बात है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मीठे वाली चीज़ें जैसे फल हो गए या जिसमें चीनी डालते हैं, वाइट शुगर वगैरह डालते हैं, तो वो उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता जाता है। अब इस चीज़ की जो मालूमात हैं वो हर एक को अवेलेबल हैं। नेट के ऊपर आप चले जाएँ, किसी भी साइट पे जाएँ, वहाँ लिखें कि फूड ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो आपके आगे सारी लिस्ट आ जाएगी फूड की। लिखा केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, सेब का कितना है, अमरूद का कितना है, खरबूजे का कितना है, आम का कितना है। तो उसकी रोशनी में मैं तो ज़ाहिर तौर पे पेशेंट को तब कहता हूँ अपना ये चीज़ अवॉइड करें कि शुगर उनकी अनकंट्रोल। अगर कंट्रोल है तो इवन आम का भी एक टुकड़ा खा सकते हैं, सेब भी ले सकते हैं, अंगूर भी खा सकते हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है और पता है कि इस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा, जैसे अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, खजूर का ज़्यादा होता है, तो हम ऐसे मरीज़ को कहते हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, बाकी फल आप खाएँ। और फल खाना बहुत ज़रूरी है कि फल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे मिनरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो कि किसी और फ्रूट से नहीं मिल सकते। तो फ्रूट जो है मगर सर जैसे ये आम जैसे फल हो गए, मैंगोज वगैरह, तो ये तो जहर हो जाते हैं शुगर के पेशेंट के लिए। हमेशा उनकी स्पाइक करती है इन्हीं चीज़ों की वजह से। वो कहते हैं ये ख़राब हुआ है, आम खा लिया था, केला खा लिया था। नहीं, वो ऐसे है ना कि अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है और आदमी 2-2 आम खा ले, 3-3 केले खा ले, वो तो शुगर ने तो बढ़ना ही है। हाँ। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल्ड है, बड़े अच्छे उसकी जा रहे हैं, बल्कि कई दफ़ा लो भी हो जाती है, उसमें एक आध केला खाने से या एक छोटा आम खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस शुगर कंट्रोल। सर किस साइज़ का आम एक खा सकते हैं? ये जो पाम साइज़ है, कोई बिल्कुल इतना छोटा साइज़ जो है वो तो मैं नहीं कह सकता किस साइज़ का खा ले, लेकिन ये कि आम हफ्ते में एक आधा दफ़ा लिया जा सकता है अगर शुगर कंट्रोल पे। दोबारा मैं जोर दे रहा हूँ, शुगर कंट्रोल्ड पे। शुगर अगर कंट्रोल्ड है, छोटा आम आप सेल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ग्लूकोमीटर से चेक कर रहे हैं, फास्टिंग भी कंट्रोल्ड है, 2 घंटे नाश्ते के बाद भी कंट्रोल्ड है, रात के खाने से पहले भी कंट्रोल्ड है, तो फिर एक आधा आम। और सर टाइमिंग्स क्या होंगी? क्योंकि हमने तो ये सुना है कि शाम के टाइम पे अगर कोई फल खा लिया है तो उसके बाद शुगर जो है स्पाइक करेगी और वो जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, बहुत पूरी रात आपको तंग करती है। तो अब ये बता दीजिए कि ये क्या वाकई ख़तरनाक होता है शाम के टाइम पे कोई भी फल खाना? नहीं, शुगर के पेशेंट के लिए ऐसी किसी ने अपनी बात की हुई, ऐसी कोई बात नहीं, इट्स नॉट एस्टेब्लिश थिंग। कुछ शाम के फल खाएं, दिन को खाएं, रात को, जिस टाइम खाएं। फल के अपना इंडेक्स तो होता है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स करता है, हर फल में है, उसकी पोटेंसी होती है कि वो कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा सकते हैं। तो 2-4 फलों के अलावा सारे फल इस हद तक होते हैं कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट उसको खा ले तो वो उसके लिए ज़रूरी है बल्कि खाना, ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलें उसको, जिसमें विटामिन्स मिलें। हमने तो यहाँ तक सुना था कि रात को अगर आम खाओ तो शुगर होनी है, तो ये सब मिथ है या नहीं? वो इसलिए बाद औक़ात ऐसे है कि रात को आम खा लिया, कोई दवाई ना खाई, एक ले ली तो सुबह फास्टिंग शुगर ज़्यादा आ सकती है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रात के खाने से
ये रात का इसका लिंक नहीं है, ये किसी टाइम भी बंदा खा ले तो शुगर तो बढ़ जाएगा वक्ती तौर पे। अच्छा, अब ये वाइट आटा, नान, खमीरी रोटी, ये सब खाने से कितनी को शुगर होती है? ये जो रिकमेंडेड नहीं है, तो आम जो नॉन डायबिटिक्स हैं जिनको शुगर नहीं है उनको भी नहीं खाना चाहिए वाइट आटा और इस तरह के नान वगैरह। नान वगैरह ऐसी चीज़ है कि जो महीने में एक आध दफ़ा खा लिया, कहीं गया किसी घर दावत पे गया तो चले खा लिया, लेकिन रूटीन में खाना तो वो तो नॉन डायबिटिक्स से भी उतना ही नुकसानदेह जितना डायबिटिक्स से नुकसानदेह है, तो इसलिए वो रिकमेंड नहीं की जाता। हेल्दी डाइट लें, यानी तो चोकर वाला जो आटा है वो चोकर खा वाला सकते आटा हैं? लें, इसका चक्की का आटा चक्की का आटा हो लें, गया। इवन ज्वार का आटा, मकई का आटा, बेसन, बाजरे का आटा, ये बेसन बेहतर की है। रोटी। ये बिल्कुल ले सकते हैं। ये शुगर के पेशेंट्स ले जी, सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं वो जो दालें पीस के जो है जब हम उसका आटा करके उसको रोटी बनाते हैं, तो कुछ लोग तो कहते हैं हम तो ये मल्टी ग्रेन जो है इस तरीके का आटा बना के हम रोटी खा रहे हैं, हमें कोई वो मसला। मगर कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, ये भी सही नहीं है। जब इन सारी दालों को पीस के आटे की फॉर्म में बनाया जाता है तो फिर वहाँ पे भी वो शुगर जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। कोई भी चीज़ उसको जब पाउडर फॉर्म बना के आटे की शक्ल में लेकर आते हैं तो वो जो है वो शुगर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो ये भी आटा रेकमेंडेड नहीं। इसके बारे में बता दें, क्योंकि काफ़ी लोग इस पे लगे, अगर गलत है तो छोड़ दें। नहीं, ये तो बहुत आपने अहम सवाल किया। इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ समझने की बात है, हर ज़रूरी कि एक सर, डॉक्टर हो क्योंकि तो वो दुनिया समझे। ने बड़े ब्रांड बना लिए हैं और ब्रांड बना वो के तो इस दुनिया में एक- जो है ना अपनी हिकमत बेच रहे हैं। वो तो इस commercial हिकमत में thing देखे तो- ना, मशवरा अल्लाह की अमानत है। अगर ये कोई चीज़ें सही नहीं है तो इन ब्रांड वालों को आग लगे जो इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं। यार, सबके घर में जो है ना शुगर ब्रांड पेशेंट वाले तो मौजूद अपने है बिजनेस के लिहाज से करते हैं ना सारा, तो जी। that is separate तो thing। किसी के उस पर बिजनेस की topic दुकान नहीं की- चलानी हमने, कुछ गलत है तो डॉक्टर साहब बताएं मैं तो प्लीज। एज अ फिजिशियन बात करूंगा सिर्फ कि ये है कि ये बल्कि जैसे आप फरमा रही हैं कि मुख्तलिफ दालों को पीस के आटा बनाए, तो वो तो ज़्यादा हेल्दी है। उसी हेल्दी कि सारी मुख्तलिफ दालें, हर एक दालों इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। मीट सबसे नंबर 1 सोर्स है, उसके बाद दालें हैं प्रोटीन का। तो अगर 5-6 किस्म की दालें मिक्स करके आटा बना रहे हैं तो वो तो एक बहुत अच्छा टॉनिक बन जाएगा। तो हम घर में वो और रख सकते हैं बिल्कुल सॉल्ट कर से? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि दालें मिक्स करने से शुगर लेवल बढ़ जाए? दालों में तो शुगर बड़ी मिनिमल अमाउंट में होती है, दालों में तो प्रोटीन्स होती हैं, तो सर, उससे उसको पीस के पाउडर फॉर्म में भी मसला नहीं पाउडर फॉर्म करेगी? में कोई शुगर ऐड तो नहीं होती ना, पाउडर नहीं। फॉर्म में ऐड कहाँ से होगी? नहीं। आप खुद से पीसी तो वही जा रही है जो बीन्स हैं या नट्स हैं या दालें हैं। अगर उसको आप पीस रहे हैं तो उसमें शुगर कहाँ से आएगी? अच्छा, तो देखिए कॉमन सेंस की बात है, शुगर को बाहर से डाले तभी आएगी ना। या तो यह है कि उसको सफू बना के 4 चम्मच शुगर के डाल दी, वो तो और बात है। लेकिन अगर शुगर आप ऐड नहीं कर रहे हैं तो उसमें शुगर कहाँ से आएगी? वो तो प्रोटीन है जो पीस रही हैं, तो वो तो एक अच्छा सोर्स बन जाएगा। टोटली सेफ। बिल्कुल बिल्कुल सेफ। मतलब काले चने हो गए, बिल्कुल बाकी काले चीजें चने हो लोग गई खाते और हैं, दालें और हो काले गई, चने हाँ। कई उबाल के खाते हैं और ये बड़े शौक से खाते हैं और बड़े अच्छा इफेक्ट है उनका। वाह वाह सर, ये देखें बड़ी। और लास्ट बात कि कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आटा, चावल, रोटी चावल मतलब अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, ये जहर है, ये तबाह कर देगी जहर आपको। तो नहीं है, लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट अगर आटे अगर खाना है, मैं रोटी, हम हमारी नेशन है उसमें गंदम अक्सर इस्तेमाल की जाती है रोटी पकाने के लिए। गंदम की मेनली स्टेपल हमारा फूड है, तो अगर गंदम कम कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गंदम से शुगर तो बढ़ती है, बढ़ती रोटी है। साफ बढ़ती, बिल्कुल एक आम बढ़ती है। आदमी के लिए भी मसले आम आदमी के लिए, करती है। लेकिन आम आदमी को डायबिटीज़ तो नहीं हो जाती, लेकिन बढ़ती है थोड़ी बहुत। और डायबिटिक पेशेंट में चूंकि टेंडेंसी होती है तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए वो अगर कहे कि उसको ये नहीं कि टोटली गंदम को ज़ाहिर समझ के छोड़ दें, हफ्ते में 2 दिन गंदम की रोटी खा ले, 3 दिन बाजरी खा ले, 1 दिन मकई खा ले, इस तरह कर ले, डिवाइड कर ले। डेली ना खाए, बेशक 2 दिन छोड़ के खाए, तीसरे दिन खा ले, लेकिन मिस ना करे, क्योंकि गंदम की अपनी इफादियत है और ये सबसे पुराना फूड है। आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये आ रही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा गाइड किया अपने शुगर के पेशेंट वालों के लिए। एक न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद फैसल। वेलकम बैक। आज हम लोगों ने बात करनी है सोशल मीडिया के हवाले से और मोरालिटी के हवाले से। सोशल मीडिया पर जिसका दिल चाहता है वो उठकर स्टार तो बन जाता है, मगर उसकी क्या तरबियत हुई हुई है कि एक इन्फ्लुएंसर है, उसने लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, मगर किस तरीके से करना है? आप गलत तरीक़ों से भी आप शो करवा कर उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और आप एक अच्छे काम करके, अच्छी बात करके, अच्छे मैसेजेस देकर भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेम हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। अब ये जो मशहूर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है जिसका नाम है अरीका हक, शी इज़ वेरी फेमस टिकटॉकर, उन्होंने दावा ये किया है कि कुछ लड़कियां जो है वो शोहरत हासिल करने के लिए अपनी वीडियोस को ख़ुद लीक कर देती हैं। तो क्या माशरती सतह पर ये शोहरत हासिल करने की जो ख्वाहिश है वो इस हद तक शदीद हो जाती है कि आप अखलाकियात, अपनी ख़ानदानी इज़्ज़त जो है उसको भी बहुत पीछे छोड़ देते हैं?
तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर सोनिया उमर मौजूद हैं, जो कि सोशल वर्कर भी हैं, सोशलिस्ट हैं, और हमें ये बताएंगी कि आजकल किस तरीके से शोहरत हासिल करने की जो छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं वो किस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, कैसी हैं आप? परफेक्टली फाइन, यू लुकिंग वेरी प्लेजेंट। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, आपसे ज़्यादा नहीं। नहीं यू स्ले गर्ल। थैंक यू सो मच। तो ये इन्फ्लुएंसर्स की हम बात कर रहे थे, जैसे जी सबसे हाँ। पहले तो इसी बात को छेड़ लेते हैं कि जी हाँ। अब अरीका ने भी देखें ये बोला है कि लड़कियां जो है खुद अपनी पर्सनल ऐसी नाजेबा या कोई ऐसी वीडियोस जो है खुद लीक करवाती हैं पॉपुलैरिटी के लिए, लाइमलाइट के लिए। तो इज़ दैट रियली ट्रू? क्या ऐसा होता है कि कोई लड़की अपनी नाजेबा वीडियो भी इस तरह की लीक करवा दे? बहुत शुक्रिया। एक तो फ़िज़ा आपके चैनल के तवज्जो से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पे बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। पाकिस्तान में ऐसे कुछ हादसात भी हो रहे हैं जिससे इसका मज़ीद इस पर बात करने की ज़रूरत है। पिछले दिनों जैसे एक टिकटॉकर का एक मर्डर हुआ, तो अब आप देखें कि हमारी जो मोरालिटी है, आपने भी जो बात की कि ये कुछ लीकेजेस होते हैं या इमोरल कंटेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। हमारी रिसर्च ये कहती है, या दुनिया भर में जो हमें देखने को ये चीज़ मिल रही है वो ये कि देर आर वेरी फ्यू पीपल, देर आर वेरी फ्यू परसेंट पीपल हु आर डूइंग दिस। और उसमें शायद वो एक, अगर मैं स्लैंग में ज़बान इस्तेमाल करूँ तो बाकी भी जो है वो रगड़े जाते हैं। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उससे इनकार तो हम नहीं कर सकते उसकी अहमियत से। वो चाहे टिकटॉक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, और ना ही हम उन ममालिक का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें बिल्कुल इसको बैन किया गया है। आप हक़ के राय दही का जो इस्तेमाल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट, ये जो सारी डेमोक्रेसी के बड़े खूबसूरत प्रिंसिपल्स हैं, आप इससे अब इस जदीद दुनिया के अंदर, हम 2025 के अंदर बैठे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, हम इससे इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हदूद हमें बनानी पड़ेंगी हमारे माशरे के अंदर। हम सोशल साइंटिस्ट जो हैं जब रिसर्चेस करते हैं तो हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं आज की जनरेशन के लिए कि हमारा जो नौजवान है वो ओवर एक्सपोज्ड हो गया है। जो हमारी जनरेशन्स या थोड़ा पीछे की तरफ आप 2 दहाई 3 दहाई पीछे चले जाएं तो लोग ओवर एक्सपोज नहीं थे। ओवर एक्सपोज होने से एक कहते हैं ना, एक उनके ऊपर एक इतना ज़्यादा शदीद इंफॉर्मेशन का यलगार है उनके ऊपर, और उसमें एक बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन जो उनके पास जो है वो पहुंचती है। तो ये जो हम ब्लेम नहीं कर सकते, आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल, लेकिन जो चंद लोग वो करते हैं उस पर बाहर कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन आप सब लोगों को मना तो नहीं इसमें कर सकते। हमें कुछ हदूद बनानी पड़ेगी, और मेरे ख्याल में अब ज़रूरत है हम अपने कंटेंट का हिस्सा बना दें इसको। राइट फ्रॉम द स्कूल टिल द यूनिवर्सिटीज़ वी नीड टू टेल आवर स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताऊँगी 5.8 मिलियन यंगस्टर्स पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक यूज़र्स हैं, ऑलमोस्ट 6.25 करोड़। अब आप तादाद देखें कितनी है। जो देखने वाले हैं या जो बनाने वालों की बात टिकटॉक यूज़र्स है, टिकटॉक यूज़र्स जो यूज़ करते, जिन्होंने जो बनाते हैं। डाउनलोड की, नहीं बनाने वाले नहीं, जो हु आर वॉचिंग इट, दैट आल्सो इंक्लूड्स दोज हु आर मेकिंग इट। 5.8 मिलियन हो रहे हैं टिकटॉक से। जी। You mean ये to मैं say- एक जदीद मैंने आई केम टू नो अबाउट द टॉपिक ऑफ योर वेरी गुड प्रोग्राम, तो मैंने उस पर कुछ रिसर्च की रात को, आई वाज लुकिंग एट द स्टैट्स, तो देयर आई केम टू नो दैट इट्स सच अ बिग नंबर। दोज हु आर द यूजर्स, दैट आल्सो इंक्लूड्स दोज हु आर मेकिंग वीडियोज एंड दे आर मेकिंग द डिफरेंट तो इसका कंटेंट। मतलब ये है कि हमें आज के Access दौर के देखें। जितने स्कूलिंग के बच्चे हैं, बल्कि नॉट द कॉलेज यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। द स्कूलिंग स्टूडेंट्स, वी शुड टीच देम कि अगर तुम लोगों ने टिकटॉक या और सोशल मीडिया के किसी ऐप को यूज़ करना है तो तुम लोग की तरबियत जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Absolutely, आज के yes. दौर के बच्चे को सिखा के, पढ़ा के, समझा के कि किन मोरल्स, किन तरीके से आपने उस कंटेंट को आगे करना है, अगर आपने बनाना। अच्छा, जो कंटेंट देखने वाला है उससे ज़्यादा बनाने वाले की तरबियत नहीं ज़रूरी, जो Absolutely. कंटेंट क्रिएट कर रहा है। ही इज़ द वन हु इज़ स्प्रेडिंग द इन्फॉर्मेशन ना, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ मिस इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर देखिए, अब आप देखिए, मैं रिसर्च ही पढ़ी थी तो पता चला कि पाकिस्तान ने 2020, 21 और 22 में टिकटॉक इन पर्टिकुलर बैन किया। इन पर्टिकुलर मैं टिकटॉक की अगर बात करूं, क्योंकि कोरोना के ऊपर इतनी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, ऐसी वैक्सीन लोगों ने, बनाने वालों ने ऐसी वैक्सीन का दावा कर दिया कि आप ये वैक्सीन लगा लें, जो कि इंसानों के लिए ऐसे शायद दुकानें भी घरों के अंदर खोली, उनका जी कोरोना के हमारे पास इलाज मौजूद है। तो पाकिस्तान में टिकटॉक बैन भी किया गया। तो डिफरेंट औकात में जब इस तरह की यलगार आती है तो ममालिक बैन भी कर देते हैं। फिर हमारा 2022 के बाद टिकटॉक इन पर्टिकुलर मैं आपसे बात करूँगी,
जो बाकी हमारे प्लेटफॉर्म्स है कुछ डिसेंसी नज़र आ रही है। टिकटॉक में एवरीबडी इज़ बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर और उसे लगता है कि आपसे और भी टिकटॉक का, क्योंकि एक और भी एंगल है जिसको हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि आम बंदा तो सिर्फ टिकटॉक को ऐसे स्क्रॉल करके देख लेगा, ठीक है, मगर कुछ लोग जो हैं उसके ऊपर गिफ्टिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग लाइव जा रहे हैं, क्रिएटर्स जो हैं। तो ये जो लाइव बैठकर जो बेट लगाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और फिर जो कोई हारता है उसको गंदी गलीज किस्म की कोई सजाएं, कोई टास्क दिए जाते हैं, ठीक है, और नीचे जो है वो मिलियंस में बैठ के लोग उनको देख रहे होते हैं। कुछ लोग गिफ्टिंग कर रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, और कुछ ऐसी वल्गर हरकतें हो रही हैं, ठीक है। इस हद तक मोरालिटी का गिर जाना, और कोई इनके ऊपर गवर्नमेंट जो है नज़र नहीं रख रही कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बावजूद गंदे गंदे टास्क करके गंदी हरकतें कर रहे हैं। तो हम ये वाला जो एलिमेंट है इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट लेवल पे भी इसकी कोई अप्रोच अभी तक इसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। नहीं फिज़ा है, स्टेट लेवल पे तो इस पे कवानीन मौजूद है। आपका 2016 का जो एक्ट है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कोई नहीं है जिसको फॉलो कोई नहीं कर रहा। इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जब कानून स्टेट बना देती है तो हमारे जो रियासती इदारे हैं जिसको हम कहते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस, हमारे 5 हैं: फैमिली, रिलीजन इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये हमारी सोसाइटी के वो पिलर्स हैं जिसके ऊपर एक सोसाइटी खड़ी होती है। रियासत ने जब अपना काम कर लिया कानून बना के, अब ये जो इदारे हैं, जो फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, 18 साल के बच्चे तो अगर आप मुझे पूछें मिनिमम 16 साल के बच्चे को तो बैन कर दें। अब आजकल की माएँ क्या कह रही हैं, 2 साल 3 साल के बच्चे खाना नहीं खा रहा, हाथों में मोबाइल्स हैं। वी हैव ऑल्सो रेज्ड आवर चिल्ड्रन, एंड मेरा ख्याल में मैं बहुत पुरानी गारों के दौर की नहीं, अब तो माशाल्लाह आई हैव यंग चिल्ड्रन, लेकिन हमारे दौर में भी यूट्यूब वगैरह था, बट वी वर क्वाइट सेंसिबल। अब जो नई माएँ मैं उनको देख रही हूँ वो तो 2-3 साल के बच्चे को टिकटॉक पे भी वीडियो सिखा रही हैं और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, और माशाल्लाह से जिनको सेंस नहीं है वैसे भगवानों के ऊपर वो कार्टून दिखाती हैं। आपकी वाली बातें सही हैं। अच्छा, जो छोटी उम्र का बच्चा है उसको ये टिकटॉक टाइप के अकाउंट्स ये नहीं खोलने की इजाज़त होनी। मैं तो कहती हूँ छोटे उम्र के जो 16 साल के जो बच्चे हैं, 16 साल तक एटलीस्ट, उनको तो इंस्टा भी हैंडलिंग नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई पेरेंट्स अगर बच्चों के कोई अकाउंट्स बना के उसको थोड़ा सा अपलोड कर देते हैं, कोई पिक्चर्स या उनका कोई कॉमेडी या कोई अच्छा बच्चा कोई क्रिएटिंग एक चीज़ बना के उसको अगर लगा देते हैं, उनकी कोई ऐसी कोई अगर उनके अंदर टैलेंट है उसको अप्रोच कर देते हैं, थोड़ा सा पुश कर देते हैं, दैट इज़ नॉट द बैड थिंग। बट उसकी हैंडलिंग मैंने देखा है, वैसे पाकिस्तान में जितने भी फेमस छोटे छोटे जो बच्चे भी हैं, जो पहाड़ों से भी आपको पता है व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी हैंडलिंग जो सारी चीज़ें हैं वो पेरेंट्स के हाथ में, उनके अब्बू देख रहे होते हैं जैसे, ठीक है। और भी बहुत सारी मेरे पास बच्ची आती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं 6-6, 8-8 साल की, तो उनके अम्मी अब्बू दोनों मिल के ना बच्चे का जो टैलेंट है पूरी दुनिया में दिखा। मगर कुछ घर में ये भी हो रहा है जो आप बात करी कि बच्चों को हाथ में मोबाइल तो दिया है मगर उसमें साथ उनको वो टिकटॉक भी करके दिया है, उनको बाकी चीज़ें भी करके दी है। तो ये सारा एलिमेंट, सारी चीज़ें जो कचरा कहानी जिसको हम गंद बोल रहे हैं, वो गंद उस छोटे से बच्चे के दिमाग में अभी से आपने दे दी, अभी से देख रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम बात करेंगे तो हम इस पर बात करेंगे कि भाई किस तरीके से इससे बचा जा सके, वरना इसका अजाब और इसकी तकलीफ बहुत बुरी होनी है। आपको अपनी ज़िंदगी ख़राब करेंगे आप लोग इस उम्र के बच्चे को टिकटॉक दे के। ब्रेक के बाद अच्छा जी, वेलकम बैक। हम बड़ी सारी बातें कर रहे थे अभी, मगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो ऐप्स वगैरह यूज़ करना, गेम्स वगैरह यूज़ करना, फिर बच्चों के अंदर वायलेंस आ जाना, फिर हम ये कहते हैं हमने तो अपने बच्चों को थप्पड़ कभी नहीं मारा, पता नहीं ये बड़े होके इस तरह से कैसे हाइपर हो गया, तो मारना पीटना करता, कुटाई करता। भाई तो हम बचपन से जो चीज़ें दे रहे हैं हाथ में, ये गेम्स वगैरह जो वायलेंस वाली चीज़ें, इस पर बात कीजिए ना ज़रा। जी फिज़ा, सपोज ये पबजीज वगैरह जो लोग खेल रहे होते हैं, वेरी सीरियस। जस्ट येस्टरडे अगर कोई मेरे ख्याल में अगर सोशल मीडिया से हट के अगर कोई अखबार पढ़ लिया, जब अपने स्टूडेंट्स को मैं कहती हूँ कि खुदा के बंदो ज़रा 2-3 अखबार सुबह पढ़ के आया करो, इन्फॉर्मेशन मिलती है। कल एक 21 साल के लड़के ने पबजी खेलते हुए सुसाइड किया, एंड दे आर मैनी केसेस जो कि अखबार में और सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये पबजी गेम है। मेरा आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से एक सवाल है, रियासत के उन इदारों से, शायद ये जो साइबर क्राइम और साइबर इसको कंट्रोल करते हैं, पबजी तो खुदा का वास्ता बैन कर दें। इतने कुछ अर्सा पहले एक लाहौर के अंदर ही एक बच्चे ने पबजी खेलते वो इतना एग्रेसिव हुआ। ये एक एडिक्शन है। अब पबजी जैसी गेम्स जो है ये एक एडिक्शन है। अब इसमें पेरेंट्स का रोल देखें कि अगर आपका बच्चा 24 घंटे में 18 घंटे एक वायलेंस से भरी हुई एक गेम देख रहा है, दिस इज़ एक्चुअली अ गेम जिसमें इतना वायलेंस है, इतना खून खराब है कि वो
आपके नर्व्स पे सवार हो रहा है, वो आपके हवास बिल्कुल जैसे ना एक व्हाट इज़ द राइट वर्ड आई डोंट नो, बिल्कुल आपको बिल्कुल उस फेज़ में ले जाता है और बच्चे अपने आप को उठकर गोली मार लेते हैं। अच्छा मगर सुनिए, इधर एक बात बनती है कि इधर भी ना मैं ये जो गेम्स वगैरह है ना, इनको नहीं मैं ब्लेम करूँगी, मैं ब्लेम करूँगी पेरेंट्स को, ठीक है ना। बिल्कुल। अब मेरे पे स्विच करोगे तो मैं बोलती रहूँगी मेरे पे स्विच वाले सो गए, होते खा के सो गए। अच्छा, मैं जो ये ब्लेम करूँगी ना, गेम्स को नहीं करूँगी, मैं ये करूँगी पेरेंट्स को। ये पेरेंट्स क्यों देते हैं छोटे छोटे बच्चों को हाथ में ये पबजी? अब बड़ी उम्र के अगर कोई हैं, खेलना चाह रहे हैं, कुछ इन्जॉयमेंट को उनको टाइम चाहिए, कुछ चाहिए तो वो कर सकते हैं, बड़े एज के जो बच्चे। मगर ये जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पबजी पकड़ा रही, तो ये तो पेरेंट्स की गलती है ना। बिल्कुल पेरेंट्स की भी गलती। अच्छा, पबजी के पर्सपेक्टिव से तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करूँगी कि इट शुड बी बैन एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन बैन इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत से ममालिक ने, इसकी टाइप ही ऐसी है फिज़ा, नॉर्मल सा बच्चा भी इसको देखेगा ना 2 दिन देख के तो कुछ उसके ऐसे असरात उस बच्चे पे आएंगे, बच्चा वायलेंट सा हो जाता है। अच्छा, आपने जो भी पेरेंट्स की बात की, देखिए हमारे सोशोलॉजिस्ट की जो हमारी लैंग्वेज के अंदर हम ना पेरेंट्स को कहते हैं, फैमिली को कहते हैं प्राइम इंस्टीट्यूशन, प्राइम सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी हमारे समाज का सबसे बड़ा वो इदारा जो कि तालीम व तरबियत का ज़िम्मेदार है। अब हमारे अगर पेरेंट्स ही इस रोल की तरफ जा रहे हैं कि उन्होंने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ बच्चों को लेके नहीं जाना। पाकिस्तान का शुमार अब उन ममालिक में भी है जहाँ पे कम उम्र बच्चों में शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, दीज आर द डिजीज़ जो कि बच्चों के अंदर बड़ी तेज़ी से नजर पार्क खाली, अस्पताल भरे हुए। उसकी बड़ी वजह ये है हमारे बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटी से बिल्कुल भाग गए हैं। भाई घर में ग्राउंड नहीं है, चीज़ें नहीं है, थोड़ी देर आप वॉक करके कहीं पार्क ले जाएं, बहुत कुछ कर करीबी सकते हैं। हम भी तो, हमारा भी तो बचपन था ना, हमने तो गली मोहल्लों में भी खेला है। ठीक है, बिल्कुल हमने साइकिलिंग्स की है, साइकिलिंग और की कुछ है। नहीं तो साइकिल तो हर बच्चे के पास होती थी। और ठीक है, हमारे मुल्क में बाहर के मुल्कों की तरह बहुत ज़्यादा रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ नहीं है। रिक्रिएशन इज़ बाय द वे इसको कहते हैं छठा सोशल इंस्टीट्यूशन, जो कि यहाँ पे उसकी डेफिनेशन अमेरिका में कहते हैं उसको छठा सोशल इंस्टीट्यूशन। हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी, बट डिस्पाइट ऑफ दैट जो आप दे सकते हैं, आप घर में कोई ना कोई एक्टिविटी, और कुछ नहीं तो हम एक लूडो कैरम खेल लेते थे, दैट सॉर्ट ऑफ। गर्मियों की छुट्टियां जैसे बच्चों की चल रही हैं, ब्रेन गेम्स होते हैं, बहुत कुछ होता था। अब आप देखें, ये जो पेरेंट्स अगर हमारी बात सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, खुदा का वास्ते 2-2.5 महीनों के अंदर ही बच्चों को प्लीज़ निकालिए अपने मोबाइल से, पासवर्ड देने बंद कीजिए। हर बच्चे के पास एक मोबाइल है, हर बच्चे के पास एक मोबाइल है। वो हमारे पास आके कहते हैं गिव अस अ पासवर्ड, हमारे घरों में आके कहते हैं। अच्छा, आपका कोई मॉडल अगर पीछे का हो जाएगा फ़ोन का, आपने नया लेना है तो पिछला वाला मॉडल बच्चे के पास चले जाएगा। बिल्कुल, यस। माई जान बचाने के लिए, जान छुड़ाने के लिए सबसे पहले वो वाला मॉडल जो है ना बच्चों को दे दे, बेटा ये आपका गिफ्ट है, आपने यूज़ करना है, आपको पता है मामा ने ये फ़ोन आपको गिफ्ट कर दिया, ये आपका है। और एक और चीज़, आजकल के बच्चों को डांटना नहीं, यू नो उसकी साइड, दैट्स राइट, आई मीन देयर इज़ एन एक्सटेंट। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा एक कल्चर की बड़ी खूबसूरती ये भी है कि हम एक बड़े अच्छे तरीके से हम अपने बच्चों को चाहें तो डील कर सकते हैं। वी आर नॉट द अमेरिकन एंड ब्रिटिश चिल्ड्रन पेरेंट्स, जहाँ पे बिल्कुल वो एक कॉल चली जाती है, वो वहाँ पे एक नंबर है 11 व्हाटएवर कि जी वो मेरी माँ ने मुझे स्कूल। तो मेरा ख्याल है कि एक बैलेंस रखें अपनी तरबियत के अंदर। वो कहते हैं ना कि खिलाओ देखो शेर की निगाह से, और खिलाओ सोने का वाला देखो शेर की निगाह से। तो आई थिंक, और हर चीज़ में मियाना रवि, हमारा मजहब भी, मियाना रवि इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। अच्छा, मैं सर्च वाले कॉलम पे भी बात करूंगी। व्हेन यू गो दिस गूगल, ठीक है, एंड देन देयर इज अ प्लेस वे यू सर्च, वे यू टाइप एवरीथिंग। तो पेरेंट्स हैं, बच्चों की जो सर्च बॉक्स है उसको नहीं देखते, उसके ऊपर चेक इन बैलेंस नहीं रखते, जबकि वहाँ से तो सब कुछ पता चल जाता है। इंस्टाग्राम का भी अगर आप खोल लेना, उसकी अगर आप सर्च पे जाते हैं ना तो वहाँ पे सजेशंस आपको वो ऑलरेडी दे देता है, तस्वीरें, चीज़ें, वीडियोस, हर तरह की वीडियोस, हर तरह की पिक्चर्स जो हैं गलत किस्म की जो हैं वो मौजूद होती हैं। वहाँ से भी आपको अब बच्चा जो है वहाँ पे देख रहा है, उस सर्च बॉक्स पर टाइप करता है, उसके बहुत सारी, अच्छा आज बच्चा भी देख रहा है, बच्चियाँ भी देख रही हैं, सारा कुछ वो चीज़ें उनके लिए तो नॉर्मलाइज हो रही हैं। हाँ ठीक है, इस तरह के अगर कपड़े तो ओके, इस तरह की बात है तो ओके, इस तरह का सीन है तो ओके, वो तो व्हाट इज़ दिस। अच्छा फिज़ा, इस पर थोड़ी सी ना हमारी एक डेमोग्राफिक डिवाइड है, जिसे हम रूरल एंड अर्बन डिवाइड कहेंगे, देही और शहरी। जो आपने अभी बात की, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी अपनी भी बेटी है, मेरे भी, हमारे भी आगे से बच्चे हैं। अब हम लोग फिर जो पढ़ा लिखा
माँ बाप है वो रोक तो नहीं सकता, लेकिन इस तरह का चेक कहीं ना कहीं रख लेता है। अच्छा, फरहान मेरी 10 साल की हो गई, उसको सोशल मीडिया तो दूर की बात है, ये सारी चीज़ें से मतलब उसको ना शौक है अकाउंट हाँ। किसी चीज़ का खोलने का, ना ही वैसे कोई उसने बात की ना परमिशन, क्योंकि 10 साल तो बहुत ही छोटी एज होती बहुत है, आपको छोटी भी उम्र पता है, है। बहुत अच्छा कह रही हैं आप, मगर अगर उसको ऐसा क्योंकि करिए। ज्वेलरी डिजाइनर है, ज्वेलरी बनाती रहती है हाँ, सारा माशाल्लाह, दिन, क्रिएटिविटी है ना, हाँ, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, अपने कमरे को पेंट ज्वेलरी करती रहती है डिजाइनिंग, दीवारों। पेंट करना, यू नो, वो दीवारें पेंट करती है, बड़े बड़े शेर बनाती है, Look बंदर at it. बनाती है, पूरा जंगल इस तरह का बना देती है पेंट करके, So वॉल at- पेंट पे, at the age of- फिर मैं नया पेंट वापस करवा माशाल्लाह। देती हूँ, So at फिर the- पेंट at the करो। age of 10 if she is doing this, तो आप तैयार रखें, वो बड़ी आर्टिस्ट बनेगी माशाल्लाह। इसीलिए तो अब देखें ना, एक पेंट का ही खर्चा है ना, छोटा डब्बा I लाके know, रूम को I पेंट know, करा दो। I मैं know. कहती हूँ करो, जो बनाना है रूम में बनाओ, उसको जंगल बना दो, इसको फेरी रूम बना दो, इधर ये बनाओ, तो वो सब कुछ This is करती है, what- फिर चेंज करना होता है मैं पेंट करा देती हूँ। दैट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग जो कि हमें अपने बच्चों को देने की जरूरत है, और ऐसे जो ऐसे कि- शेर बनाती है, ऐसा लगता है दीवार पे शेर बनाती है, एक बिल्कुल। बंदा आपके ऊपर उछल के आ रहा है बिल्कुल, जो हम नहीं दे रहे। तो मैं जो पीछे आपसे बात करी थी ना कि आप एक पढ़ी लिखी माँ हैं, आप लाहौर में रह रही हैं, यहाँ बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो पाकिस्तान के हैं, अब ये जो हमारा देही क्राउड है जहाँ पे वहाँ पे भी इंस्टा, टिकटॉक, यू नो, छोटे छोटे बच्चे के हाथ में। अब वहाँ पे तो उनको अवेयरनेस बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ पे शायद उनको हिस्ट्री भी चेक करनी नहीं आती, वहाँ पे उनको वैसे भी शायद समझ नहीं। आपने उन्होंने भी अपने बच्चों को इन लोगों ने, एजुकेशन कितनी कमी है, 2.8 मिलियन चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर आउट ऑफ स्कूल, ठीक है, जो स्कूल गोइंग एज के हैं। अब तालीम एक ऐसी चीज़ है जो आपको अवेयरनेस देती है। तालीम क्या है? एक जर्नी है इग्नोरेंस से अवेयरनेस की तरफ। तो ये जो हमारे देही इलाकों के लोग हैं, अब मैंने आपको कहा 5.8 मिलियन में तो हमारे देहात के लोग भी शामिल हैं, उधर तो बिल्कुल ही हालात जो है वो अक्सर आप देखें, ये जो मैंने आपको PUBG भी कल वाक़या बताया, ये कहीं ना कहीं किसी छोटी तहसील वहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं। चेक एंड बैलेंस वहाँ बिल्कुल ही कम है, मैं ये शहरों कहती से हूँ कि ज़्यादा। जैसे बच्चों को आप सैटरडेज को बांध लें, मूवीज़ अगर हमारे सिनेमाज में नहीं लगती हैं, देखने वाली नहीं है, या आपको अच्छा ही नहीं लगता कि पाकिस्तानी कोई मूवी आप लोग देखेंगे, अब तो पाकिस्तानी मूवीज़ हैं तो देखनी चाहिए। आई थिंक लेट्स प्रमोट आवर ओन सिनेमा। मगर देखिए ना, जबरदस्ती भी तो नहीं देख सकते बच्चे, अब बच्चों को वो अच्छा ही नहीं लग रहा, अगर कोई कंटेंट या मूवी की कोई स्टोरी, तो वो तो सिनेमा में पॉपकॉर्न ही मारेंगे, आपके मुंह पे भी, अपने मुंह पे भी गंद फैलाएंगे, और बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं बनता। बच्चों के लिए कुछ नहीं। हाँ, अब देखो टॉम क्रूज की एक अभी मूवी लगी, मिशन इम्पॉसिबल, पीपल गॉन क्रेजी, उनकी लास्ट मूवी थी, सब गए टॉम क्रूज की मूवी देखने, मैं भी फलाल के साथ भी गई थी। तो मतलब इस तरह की एक्टिविटीज अगर सिनेमाज में हमारे पाकिस्तान में अभी नहीं है, तो हम घर पे रख सकते हैं, सैटरडे नाइट्स रख सकते हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स बैठ के ऐसी कोई मूवी जो देखने वाली है तो वो बच्चों के साथ देखें ना, एंजॉय करें। मगर ये नहीं कि फिर बच्चों को मूवी लगा के दे दी तो आप फोन पे लगी हुई हैं, फिर बच्चे नहीं एंजॉय करेंगे। कुछ चीज़ें बच्चों को टाइम देने वाली होती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपने सोशल मीडिया की भी देखनी है, मुझे लगता है तो मोबाइल पे आपको लगता है कि बच्चे को वीडियो दिखानी है, तो साथ बैठ के आप उसको समझाएं कि देखो ये देखो बच्चे ने ऐसे किया था, ये ऐसे मामा का हाथ छोड़ के रोड क्रॉस करा था, देखो उसको गाड़ी लगी है, चोट लगी है, छोटे से बच्चे को प्रॉब्लम। इस तरह की चीज, अब जवान लड़कियां हो रही हैं, अगर सना का जैसे इतना बड़ा केस इंसिडेंट हुआ, उन बच्चियों को वो वीडियोस दिखाना, चीजें दिखाना, वो इसलिए जरूरी है ताकि वो बच्चियां अपने आप को प्रोटेक्ट रखें और उनको पता हो कि माँ बाप के साथ आपके कैसे रिलेशन रखने हैं। आपको अगर कोई फोन कर रहा है, तंग कर रहा है, सबसे पहले आपने माँ बाप को बता के बिल्कुल तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो ये वाली चीजें हम अपने बच्चों को एक लर्निंग के तौर पे बता सकते हैं कि जो हादसात हो रहे हैं, ठीक है। मगर अलग से उनको फोन दे देना, उसकी रिसर्च में घुसना, उसके सर्च बॉक्स में जाना, फिर अब ये वाली जो बातें मैंने शुरू में की थी कि लोग अपनी वीडियोस खुद प्रमोट कर रहे हैं अपनी लाइमलाइट के लिए, ये बच्चियों के जो दिमाग में चीज़ें आ गई हैं कि हमने सिर्फ ये सो कॉल्ड लाइमलाइट हासिल करनी है, शॉर्टकट टू अर्न मनी प्रोबेबली और फेम। और ये जो टिकटॉकर्स होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, टिकटॉकर्स, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो जिन लोगों को, जिन लड़कों को आप नहीं जानती है ना, उनके साथ वो जो स्लोमो की वीडियोस बनाती है ना, आप लोग खड़े होकर, आप लोग नहीं जानती, वो कोलैब के चक्कर में, वो कोलैब, वो कोई डिज़ाइनर नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा बंदा नहीं है। आप लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, आप लड़के भी, आपको अपने अकाउंट में किसी लड़कियों की ज़रूरत नहीं है, किसी लड़कियों का सहारा नहीं चाहिए, आप अपना कॉन्टेंट क्रिएट करें। और लड़कियों को लड़कों के साथ स्लोमो, अजीब तरीके की चीज़ें ना करें, आपके घर वालों की इज्जत खराब होती है। अपना कंटेंट क्रिएट करें, अपने स्लोमो बनाएं, अपना काम करें, ठीक है। डोंट ट्रस्ट एनी बॉयज, आज का दौर ही कोई नहीं है, साफ सी बात है। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपको फिर बुलाऊंगी इस टॉपिक पे, बात खत्म कोई नहीं हुई है, बड़ी सारी करनी है, ठीक है जी। मगर आप अंदर से बड़ा पे बात करें, साइबर बुलिंग पे बात करें, और पीका एक्ट आपका जो है, किसको कितने, आप तो मीडिया की हैं सोनिया जी, भरी मियां, मुझे पता है आपके पास एक तो नॉलेज है और आपको गुस्सा है कुछ बहुत सारी बातों का। मैं चाहूंगी वो सारा यहाँ पे आप निकालें, आके बात करें। जो प्लेटफॉर्म आप जैसे लोगों के लिए, प्लेटफॉर्म जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द सोनिया, नाइस मीटिंग यू। एक आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम।
नाज़रीन, एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, पाकिस्तान ने इसमें 8 गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज़ मेडल जो है वो हासिल किए। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और इसमें अगर बात की जाए ना कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो शामिल हुए थे, उसमें इनमें से जौन सा है ना, पाकिस्तान की सिबल सुहेल जो है, सिबल सुहेल, उन्होंने 59 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और इनकी टीम को और बाकी तमाम लोगों को मिलाकर टोटल 8 मेडल जो है वो पाकिस्तान को हासिल हुए हैं, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हमने सिबल को आज बुलाया, हमारे पास मौजूद है, और उनके साथ उनकी बहन भी है, ठीक है। और ट्विंकल सुहेल जो है वो है, वैसे तो ये 4 बहनें, उनमें से जो 2 हैं आज हमने यहाँ पे इनको मधु किया है, तो उन दोनों से बात करते हैं। मगर सबसे पहले सिबल को हम मुबारकबाद देंगे। और सिबल, बहुत बहुत खुशियाँ जो है आपने पाकिस्तान को दी है इस गोल्ड मेडल के साथ। बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले तो शुक्र अदा करूँगी खुदावंद का, खुदा के खुदा ने ब्लेसिंग्स दी, मैं ये मेडल्स विन कर कर आई। और इसके साथ साथ मेरे कोच मलिक राशिद जिन्होंने ट्रेनिंग कराई, जिनका ड्रीम था कि जो उन्होंने फ़र्स्ट एशियन मास्टर चैम्पियनशिप में काफ़ी एफ़र्ट्स की, ये फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री में हो रहा था। और हमारे प्रेसिडेंट जो हैं मास्टर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अरशद खान तुर्क, उन्होंने स्पॉन्सर किया, तो मैं वहाँ जाकर मेडल विन कर कर आई। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो काफ़ी मतलब पूरे पाकिस्तान ने प्रेयर्स की कि हमारी वेट लिफ्टिंग की टीम फर्स्ट टाइम जा रही है। तो खुदावन की ब्लेसिंग्स है कि हम लोग 8 गोल्ड मेडल्स विन कर सके। और मैं फ़र्स्ट एवर फीमेल हूँ जिसने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और फर्स्ट गोल्ड मेडल विन किया। तो अच्छा, 2017 से लेके 2024 तक आपने सारे जो मुकाबले हैं ना उनमें पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं वो भी आप लेकर आई पाकिस्तान के नाम। ये कितना मुश्किल रहा, किस तरीके से आप मैनेज करती रही ये सारी चीज़ों को, इसके बारे में बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अगर हम 2012 से अब तक स्टिल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारे कोच मलिक राशिद ट्रेनिंग करवा रहे थे, बट अदर गेम्स देखूँ तो उसमें स्पॉन्सरशिप का बहुत इशू रहता था। बट ये फ़र्स्ट टाइम था कि फुली स्पॉन्सर किया गया हमें, तो हम लोग फुल जो था मेंटली रिलैक्स होकर ट्रेनिंग कर रहे थे। क्योंकि जब स्पॉन्सरशिप ढूंढना पड़ता है तो इतना फोकस ट्रेनिंग पे नहीं होना पड़ता। यही होता है कि इतने सालों की ट्रेनिंग है, अगर स्पॉन्सरशिप ना मिली तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बट इस दफ़ा ये नहीं था, ये ब्लेसिंग्स है गॉड की। अच्छा, हमने आप भी मेरे पास लास्ट टाइम भी जब आई हैं, उसके अलावा भी मैं अपने शो पे कई बार जो है इसको रेस कर चुकी हूँ। वॉइस के जो स्पॉन्सरशिप है वो होनी चाहिए। इस तरीके से जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तैयारियाँ करती हैं, इतनी एफर्ट करती हैं, अपने पास से पैसा, इनकी पूरी फैमिलीज़ जो है वो पैसा इनके ऊपर इन्वेस्ट करती है, अपनी जायदाद, कमाई, पूंजी। इनके माँ बाप जो हैं वो माँ के जेवर तक जो है ना वो सब कुछ जो है ना घर गिरवी रख कर तो उन बच्चियों को जो है परवान चढ़ाया जा रहा होता है। अपने घर की सिचुएशन ट्विंकल बताइएगा, आपने घर ले लिया अभी तक या नहीं लिया, या क्योंकि गिरवी वाला सीन चल रहा था आपका, तो अब बताइएगा। अभी ये है कि हम लोगों ने उसी घर में रह रहे हैं, उसी में उनको एडजस्टमेंट की हुई है, मतलब लाइक उनको थोड़े थोड़े मतलब हम पे कर रहे हैं, जिनसे हम अभी भी गिरवी है जी। अभी कितना कोई कर्जा रह गया? जी अभी मतलब लाइक कह सकते हैं कि 50% रहता है हमारा। 50% अभी रहता है। अरे जी, हम जो जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ ऐसे बच्चे जो इतने टैलेंट के साथ परवान चढ़ रहे हैं, जिन पे इतनी मेहनत हो चुकी है, अब इनको कमर्शियल्स मिलने चाहिए, इनको एड्स मिलने चाहिए मुख्तलिफ, ठीक है। इनको हेल्थ की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें लेना चाहिए, ठीक है। इनको ये सारे जो इनके कमर्शियल्स हैं, ये अगर इनको मिलेंगे स्पॉन्सर्स इस तरह के, तो ही तो ये पैसा कमा सकेंगे, तो ही तो इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है, जो इनकी फैमिली ने अपने चीज़ों को गिरवी करके इनको परवान चढ़ाया है, तो उनकी थोड़ी सी मदद हो सकेगी। और दिस इज़ द राइट वे एक्चुअली। और आप लोगों को भी इनकी ज़रूरत है, तो आप इनको यूज़ करें इस तरीके से, इनको कमर्शियल्स दें, इनको एड्स दें, ताकि स्पॉन्सर के थ्रू जो है ना अपने काम कर सकें, अपने आप को और आगे मज़ीद लेकर चल सकें। ये ख़ास दोनों स्पॉन्सर्स और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उन सब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, दोबारा अपने प्लेटफॉर्म से जो आवाज़ उठाऊँगी। अच्छा, तो अभी अब कुछ स्पॉन्सर्स की कुछ उम्मीदें थोड़ी सी जो है वो बहाल हुई हैं, कुछ आपको मिले? नहीं, अभी तक स्टिल सिचुएशन वैसी ही है। एक भी नहीं? नहीं, एक भी नहीं।
तो उम्मीदें क्या हैं अभी आपको आगे फ्यूचर में, मज़ीद क्या उम्मीदें हैं? फ्यूचर में जब हम लोग आप तो क्योंकि मेडल पे मेडल ला रही हैं पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल नाम अभी कर रही हैं। यही है कि हम लोग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करें, बट पॉसिबल तब हो पाएगा अगर प्रॉपर हमें डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्पॉन्सर दिया जाए, और उसके बाद जो है हमें फुली स्पॉन्सर किया जाए, ताकि हम लोग बाहर जाकर जो है वो वर्ल्ड टाइटल को भी रिप्रेजेंट करें, और खुदावन की ब्लेसिंग से होप्स हो कि हम लोग उसमें भी मेडल्स जो है वो लेकर आ सकें। ट्विंकल, मज़ीद क्या ड्रीम है, अभी क्या सिचुएशन है, क्या कर रही हैं, क्या जो आपको अचीवमेंट्स अगर मिली हैं तो सारी हमारे साथ शेयर कीजिए। अभी रिसेंटली तो कॉमनवेल्थ के मेडल्स विन किए थे, जिसमें मैंने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल विन किए थे। और उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ और काफ़ी इमरान साहब आप यहाँ खड़े हैं, आपको भी पता है मलिक साहब की आवाज़ कितनी ज़ोर से आ रही है। एक ही कान से आवाज़ आती है मुझे, दूसरे कान से तो मैं वैसी, तो अब मैं या तो मलिक साहब आपकी सुन लूँ या बेचारी वो जो खुदा की कसम मुझे नहीं पता चला उसने क्या कहा है, दोबारा बता दीजिएगा। जी। अभी ये कि मैंने रिसेंटली जो है वो कॉमनवेल्थ के 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल विन किए थे। और अभी मुझे अभी जनवरी में मुझे प्राइम मिनिस्टर यूथ कौंसिल का मेंबर बनाया गया है, जिसमें हम लोग यूथ की पॉलिसीज़ जो हैं वो मेक करते हैं। लाइक अभी जो हम लोगों ने डिजिटल यूथ हब जो पोर्टम है उसको लॉन्च किया है, और उसके साथ साथ जो जितनी भी यूथ है, यूथ के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कर रहे हैं कि उनको जो है जितने भी हमारे हुनर हैं और जितने भी सिखाए जाते हैं, लाइक 3 मंथ के 6 मंथ के जो कोर्सेज़ हैं वो करवाए जा रहे हैं। उसमें स्किल डेवलपमेंट कोर्स हैं और भी काफ़ी ज़्यादा कोर्स हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि हमेशा मैं जब भी आपसे बात करती हूँ ना, सारी बहनों में आपके अंदर बहुत दुख भी है और एक सैडनेस भी देखी है मैंने, आपकी बातों में बड़ी फील भी देखी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप आगे तो पढ़ रही हैं, मेहनत भी कर रही हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अंदर तकलीफ़ दे रही है। कौन सी ऐसी बात है जो आपको हर्ट कर रही है? आपके कामयाबी के जो रास्ते हैं उनके आगे हर्डल्स बन रही है? कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत एक टेंशन देती है कि यार आई एम डूइंग दिस बट आई एम नॉट गेटिंग दिस, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? उसके पीछे एक रीज़न है वो ये है कि मैंने सबसे पहले स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, तब से लेके अब तक जो है लाइक हम लोग प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए भी एलिजिबल हैं। जितने हम लोगों ने गोल्ड मेडल विन किए, हम लोगों ने एशिया को रिप्रेजेंट किया, एशिया से 15 मेडल विन किए, फिर कॉमनवेल्थ से 18 मेडल विन किए। लाइक गवर्नमेंट को जितना हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ना, वो चीज़ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इस वजह से देखिए जी, कहते हैं हर औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है ना, तो मर्द के पीछे औरत की मिसाल ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, मगर औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है। ये मिसाल देने के लिए आज मैं बताती हूँ, इन लड़कियों के पीछे इनके बाप का हाथ है। मैं उनको यहाँ पर बुलाती हूँ और उनको सलूट पेश करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए जी। वाह जी, आपके लिए तो सबसे पहले खराज तहसीन, आपको तो खड़े होकर सलाम करना बनता है जी, सलूट भी बनता है आपको, तो भाई तशरीफ़ रखिएगा। क्या आपने बेटियों को परवान चढ़ाया, क्या वालिद हैं जिन्होंने 4 की 4 बेटियों को एक पैरों पे खड़ा किया और दुनिया के सामने मिसाल कायम, और पाकिस्तान के लिए मेडल पे मेडल जीत कर ला रही हैं। क्या फ़ख्र का बाइस बनी आपके लिए बेटियां, जिन बेटियों को दफना दिया जाता था एक ज़माने में, उन बेटियों को आपने मर्दों के सामने शाना बशाना खड़ा करके कहा कि भाई हम दुनिया फतह कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या कहेंगे ऐसी बेटियों के लिए और अपने लिए? बड़ा अच्छा मौजू है, अच्छा लगा आपकी बातों से, अच्छा सलूट किया अपने बेटियों को, उनके मेहनत को सराहा, बड़ा अच्छा लगा। और मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि जो मैंने एक ख्वाब देखा था, जो मैंने ख्वाहिश की थी, जो मैंने इन पे ट्रस्ट किया था, और खुदा ताला के फजल से वो मुझे सब कुछ मिला। वाह, सारे ख्वाब पूरे हो गए आपके? हाँ, बस यही ख्वाहिश थी कि ये इंटरनेशनल प्लेयर बने, पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने। तो ये कम है कि कौम की दुआएं हैं, खुदा ताला इनके साथ है, कि एजुकेशन भी इनकी साथ साथ है, मास्टर किया इन्होंने फ़िज़िकल स्पोर्ट्स एजुकेशन में। उसके साथ ये पाकिस्तान की फ़ीमेल कोच भी ये पहली है, इससे पहले पाकिस्तान की फ़ीमेल कोच ना थी, ये सबसे पहली फ़ीमेल कोच है। जो रेसलर्स होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े पावरफुल होते हैं, अपने इमोशंस नहीं बताती हैं। आप अपने वालिद साहब को कुछ अगर लाइव शो में शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आप लोगों को देख के आप जैसी बहुत सी बेटियां अपने इस जैसे बाप को फ़ख्र जिस तरह से आप बनाती हैं, तो फ़ख्र जो है ना वो बनाएंगी। और शायद बहुत सी चीज़ें जो लड़कियां नहीं कह पाती हैं,
तो मैं कहूँगी कि अपने वालिद को कहें, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें, बताएं अपने लफ्ज़ों से कि आपके वालिद साहब आपके लिए क्या हैं, उन्होंने क्या किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो फादर्स डे संडे को है, तो उनको हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहूँगी। और इसके साथ साथ मेरी काफ़ी लंबी जर्नी इनके साथ तो ज़्यादा रही है, मामा से कम। तो ये बेस्ट फादर भी हैं, वर्ल्ड के बेस्ट फादर हैं। और ये है कि कितनी आज हम तकलीफ़ें लोग देखी हैं इन्होंने, कितनी काफ़ी परेशानियाँ ज़्यादा। आप लोगों को इस मुकाम पे लाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें फेस की थी। और इनका अपना ड्रीम था, क्योंकि ये खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, बट इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट नहीं किया। अब तो इन्होंने हमें सपोर्ट किया, मेरे से स्टार्ट बेटियों किया को तो सपोर्ट किया। जी वाह। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं ये समझती हूँ कि आज हम लोग जो भी कुछ हैं वो इन दोनों की और वालिद साहब की वजह से हैं। वाह। वालिदा की अभी इसमें बहुत आप क्या character- कहेंगे अपने वालिद साहब? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फादर्स डे। और सारी अचीवमेंट ईच एंड एवरीथिंग गॉड के बाद इनकी है कि अगर ये परमिशन ना देते, हमें सपोर्ट ना करते, तो आज हम इस लेवल पे ना होते। तो इन्होंने अपना ड्रीम जो था, जो इनका पूरा नहीं हुआ, इन्होंने उसको हमारी खुशी के साथ साथ सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मेडल्स विन करते हैं। सारी मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोग मिल्क शेक पीते थे, वाले सब पास बैठे पानी पी रहे होते थे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन सारी चीज़ों के बाद आज हम इस मुकाम पे हैं। तो जितना भी वर्ड्स में थैंक करें वो कम है इनके लिए। देखिए, आपने अपना घर गिरवी कर दिया इन चारों बेटियों के खातिर। जी आपने अपनी जमा पूंजी सारी कुछ भी नहीं देखी। आपने अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफस्टाइल, अपने शौक़, अपने दोस्त यार, अपनी, और में भी आपके बहुत सी ख्वाब हों आपको कि मैंने इस मुल्क जाना है, उधर ट्रैवल करना है, मैंने इधर विज़िट करना है, मैंने उधर जाना है ट्रिप पे, मैंने ऐसे महंगे कपड़े पहनने हैं, मैंने इस ब्रांड का जूता लेना है। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ख्वाहिशात को मार के, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स में हेवी डाइनिंग के लिए जाना है, नहीं गए होंगे। बहुत सी जगह ऐसे भी वक्त आए होंगे कि आपने कई बार खाना नहीं खाया होगा, भूखे सो गए होंगे। आपने अपना घर गिरवी, सब कुछ जायदाद, पूंजी, सब कुछ इनके ऊपर लगा दी। क्या कहेंगे ऐसे वालिद के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो अपनी बेटियों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते? जब वो कोई ख्वाहिश करें या कुछ बनना चाहें, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं और वो घर से बाहर भी निकले तो उनको शक की निगाह से देखते हैं और अपनी बेटी को पहले ही बोल देते हैं कि ये तो ख़राब हो गई है, ये घर से बाहर निकली थी, इसने 4 मर्दों के बीच में बैठ के काम किया, ख़राब है। ये बीवियों को कोसना शुरू कर देते हैं, तेरे पे गई है, ये मर्दों के बीच में जाके काम करने की कोशिश करी है, ये तेरे पे गई है, ये मेरी बेटी नहीं है। क्या कहेंगे? शादी कर दो उसकी, शादी कर दो उसकी। ऐसे बापों के लिए क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं आप जो एक्सप्लेन कर रही हैं, ये मुआशरे का हिस्सा है। और कोई भी जो मर्द है और जो हमारा कल्चर है वो ऐसा ही सोचता है और यही अमल करना चाहता है। अपनी बेटियों पर ट्रस्ट ही नहीं करते। जी, जब तक आप अपने आप पे, अपने बच्चों पे, अपनी टीम वर्क पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब भी आपने कोई काम करना है तो आपने अपनी मोटिवेशन जो है अपने बच्चों को देनी है, अपने ख्वाब जो हैं उनमें कन्वर्ट करने हैं, फिर उन्हें अमल देना है, फिर उन पर ट्रस्ट करना है। और जब आप स्ट्रगल करते हैं तो खुदा ताला आपके साथ होता है, कौम की दुआएं आपके साथ होती हैं और आप फ़तहमंद होते हैं। लेकिन बगैर ट्रस्ट के आप कामयाब नहीं हो सकते। स्ट्रगल और ट्रस्ट के ये मस्ट है। अल्लाह ताला भी तब भी खुश होता है जब आप कुछ करना चाहें। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो रहा मसला, अब दौर चेंज है। आज से 50 साल, 20 साल, 30 साल पहले की जो औरत थी वो कुछ और थी। आज का मुआशरा, आज की रोशनी, आज तो लोग चांद पे मकान बना रहे हैं, आप किस गलियों की बात करते हैं? ना, मगर सुने, आप जैसे बाप जो है ना वो इन बेटियों को चांद तक पहुंचा रहे हैं ना। इंशाल्लाह ये पहुंची हैं, पहुंचेंगी मज़ीद। जिन इनकी बेटियों जो के पास आप जैसे बाप नहीं है, वो बेटियां जो है ना निस्तो नाबूद हो जाती हैं। जिन बेटियों के पास अच्छे, स्ट्रॉन्ग, अच्छे यकीन करने वाले बाप हो ना, तो वो बेटियां ना कामयाब होती हैं। रुकती नहीं है, ऐसी ही कामयाबियाँ लेती हैं। थैंक्स। मैं तो ऐसे आगे बढ़ती हैं। सबको, सब जो पेरेंट्स हैं, ख़ासकर जो बाप हैं, उन्हें यही कहूँगा कि जो बेहतरीन आपका सरमाया, बेहतरीन जो आपके दोस्त हैं, वो आपकी बीवी के बाद आपके बच्चे हैं। अगर आपकी कोऑर्डिनेशन घर में अच्छी है तो आप फ़तहमंद हैं। तो अगर आपके घर में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ईंटें बिखर जाती हैं। और यही सच है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे मैसेज के साथ
और आप लोगों की मिसाल है यहाँ पर। आप लोग भी अपनी बेटियों के ऊपर ट्रस्ट करें, उनको आगे बढ़ने दें, उनके ख्वाब उनको देखने दें और फिर उनके ख्वाब पूरे करने में उनके साथ खड़े हों। फिर पूरे माशरे में कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर बाप साथ है बेटियों के। बाप की सपोर्ट ऐसी बच्चियाँ परवान करती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।